हेलो बच्चों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। तो जैसा कि आपको पता है, हम जो कक्षा 9 का एनसीईआरटी जो मैथ का सॉल्यूशन है उसका सीरीज हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि हम पढ़ रहे थे, हमने रेखागणित से स्टार्ट किया था। उसमें हम जो बेसिक था, जो हमने जैसे अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति परिचय से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो रेखागणित का शुरुआत वहीं से होता है। ठीक है, तो हमने उसको किया था। फिर उसके बाद उसमें हमको बताया था सारा डिफिनेशन, मतलब कि बेसिक डिफिनेशन से हमने आपको बताना स्टार्ट किया था कि बिंदु क्या होता है, कि पेंसिल की नोक के बराबर वह संरचना जिसमें न तो लंबाई, न तो चौड़ाई, न ऊंचाई, न गहराई होती है। मतलब एकदम प्रॉपर डिफिनेशन, एकदम मस्त वाला डिफिनेशन आप वो सब बताया था। फिर रेखा क्या होता है, रेखा वो बताया था। फिर रेखा कितने प्रकार की होती है वो बताया था। अच्छा, फिर समांतर रेखाओं के बारे में हमने कुछ बताया था। फिर उसके बाद फिर बताया था कि अगर समांतर रेखा को तो तिर्यक रेखा को काटती है तब क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं या एकांतर कोण बराबर होते हैं या बाकी चीज़ें क्या होती है। अच्छा, फिर सर फिर हमने यह भी बताया था कि यदि दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमने आपको 3 कंडीशन बताया था। पहला कंडीशन यह था कि भाई या तो आप संगत कोण बराबर दिखा दो, दूसरा या तो आप एकांतर कोण बराबर दिखा दो, तीसरा या जब दो रेखाओं जो समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं कि एक ही और बने अंतःकोणों का योगफल कितना दिखा दो, 180 दिखा दो। ये हमने आपको 3 कंडीशन बताया था। बाकी इससे रिलेटेड सारे सवाल भी हमने आपको करवा दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, अब त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के सारा, फिर है ना, उससे पहले हमने आपको कोण बताया था। कोणों के बारे में सारा चीज हमने आपको बता दिया था। ठीक है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, उसका डिफिनेशन, बाकी वगैरह जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि कोण, उसके बाद फिर त्रिभुज हमने आपको बताया था। त्रिभुज के बाद फिर त्रिभुज हो गया था हमारा, त्रिभुज के प्रकार हो गया था, डेफिनेशन हो गया। फिर त्रिभुज से रिलेटेड जो टर्म होते हैं, जैसे टर्म की अगर बात करें कि माध्यिका क्या होती है, शीर्षलम क्या होता है, अंतःकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, बाकी जितनी भी चीजें होती है वो हमने आपको बता दिया है। ये सब सारी चीजें जाके अभी आप प्लेलिस्ट में जाओ, सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर ये भी था कि हमने ये भी बताया था कि जो त्रिभुज से रिलेटेड सारे प्रमेय वो हमने आपको बताया था 7.1 में। ठीक है, तो जब हमने त्रिभुज स्टार्ट किया ना, तभी मतलब जब हमने आपको रेखा, मतलब ऐसा आपको इतना क्यों बताया जा रहा है, और मैं तो पढ़ाने आया हूँ, जो आज का जो लेक्चर है वो तो 7.3 पे रिलेटेड है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 7.3 बताओ ना। आप ये क्या मतलब, ये तो जब आप पहले बता दिए हो तो आप ये क्यों बता रहे हो। तो मैं बता इसलिए रहा हूँ कि देखो, जैसे अगर एक घर बनता है तो उसके मतलब ईंट जुड़ी होती है, मतलब कि आप केवल ऊपर वाली ईंट को महत्व नहीं दे सकते। जितना रोल ऊपर वाली ईंट का है उससे कहीं ज्यादा रोल नीचे वाली ईंट का है। मतलब अगर हम नीचे वाला ईंट निकाल दें तब ऊपर वाला तो ऐसे ही हट जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो पहले का बेसिक है वो आपको एकदम पता होना चाहिए। पता होने का मतलब है कि एकदम जुबान पर रटा हुआ होना चाहिए। जुबान पर रटा होने का मतलब कि आप इसे इतनी बार लिख दो कि वह आपके एकदम, समझ लो, आपके एकदम नस में, मतलब कह सकते हैं ना, मगर आपके एकदम खून में एकदम जमा हो जाए, इस हिसाब का चैनल। तो सर लेकिन होगा कैसे, होगा ऐसे कि आप इसको इतनी बार प्रैक्टिस करोगे, इतनी बार लिखोगे, वो हम आपको बताते जाएंगे तो आपको फिर वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, आप मुद्दे की बात बताए ना, आप इधर उधर कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो मुद्दे की बात बताया जा रहा है, उसमें क्या है, हमने पढ़ लिया था, फिर त्रिभुज पढ़ लिया था। अब देखो इसी प्रकार से, अब देखो जो प्रमेय है, प्रमेय इसमें हम जो सबसे जो रिलेटेड प्रमेय है वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम जो होगा हमारा प्रश्नावली जो 7.3 हम वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए समय थोड़ा सा लगेगा क्योंकि देखो पढ़ना एक ही बार है। ठीक है, समय थोड़ा सा लगेगा। रेखागणित बहुत मजेदार, बहुत मतलब हर एक सब्जेक्ट मजेदार है, वो तो अब आपको पता चलेगा धीरे धीरे। लेकिन अगर बात करें रेखागणित, तो जो हमारे समय में क्या था कि हम थोड़ा सा डरते थे कि यार इतना लंबा लंबा होता है, इसको मतलब इसको याद करना पड़ेगा। हम तो अपने समय को समय था हमको याद करते थे उसे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमसे पढ़ो, हमको पता है कि एक सीक्वेंस से चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, पढ़ते रहो। अब तो चलिए स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं 7.3। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा देख लो, इसको देखते क्या है। चलो, क्या है कि आज हम 7.2 तक कर लिए थे। ठीक है, आज हम आएंगे प्रश्नावली 7.3 तक। ठीक, प्रश्नावली 7.3 पे। अब 7.3 के करने के लिए फिर वही बात, उससे पहले कुछ प्रमेय होता है, प्रमेयों को हम देख लेते हैं। अच्छा ठीक है सर, बताइए। तो देखिए प्रमेय 7.3 तक हमने कर लिया था। ठीक है ना, कि सबसे पहले हमने क्या क्या किया था, प्रमेय 7.1 में किया था, मतलब 1 में वो सर्वांग समता वाला बताया था हमने। फिर 7.2 में बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। फिर तीसरा बताया था कि बराबर कोणों के समूह भुजाएं बराबर होते हैं। सब आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, बस आपका ये रिवीजन चल रहा है। ठीक, अब प्रमेय 7.4, अब आते हैं प्रमेय 7.4 पे। ठीक है सर, बताइए, कहानी शुरू कीजिए। ठीक है, तो सुनो क्या है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं
दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो क्या हो, वह त्रिभुज क्या हो, दोनों सर्वांगसम होता है। ठीक है सर, मतलब ये कि आपने 3-4 कंडीशन बताया था सर्वांगसम होने के लिए कि अगर आपने 3 कंडीशन बताया था, क्या क्या बताया था, हाँ आपने कुछ ऐसा बताया था कि एंगल साइड एंगल तो भी सर्वांगसम हो जाएगा, एंगल एंगल साइड तो भी सर्वांगसम हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने उसके बाद फिर आपने बताया था साइड एंगल साइड तो भी सर्वांगसम हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर साइड 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 हम ये कर रहे हैं, चौथा ये हो गया। फिर एक और होता है 5वां RHS। ठीक है, मतलब टोटल 5 तरीके होते हैं हमें सर्वांगसमता दिखाने के। मतलब अगर किसी त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देख लो, सबसे पहला कंडीशन है कि देखो उसमें क्या क्या दिया है। ठीक है सर, देख लिए जो जो हमको मिला ना, अब वो मिल गया। फिर उसके बाद देखो कि अभी इन 5 में से कौन सा बैठ रहा है, तो जो बैठेगा उसे क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। ठीक है सर। अच्छा, प्रमेय एक ऐसी चीज है जिसमें 100% मतलब कुछ प्रमेय जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम एक नियम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कुछ स्टेप को याद करना होता है। तो सर अब वो याद कैसे होगा, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस अब उसे देखकर उसका तरीका बस आप देख लो। हमें भी नहीं आता था लेकिन अब तो आ जा रहा है अच्छे से। ठीक है सर, तो ठीक है आप आगे बताइए, बाकी ये सब बातें तो होते रहेंगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो इसमें हमको दिया है, मतलब ये सबसे पहले इसमें दिया गया, हमें यह दिया है कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं, मतलब कि ये एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज DEF है। ठीक है, मतलब 2 त्रिभुज ABC और DEF हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। और इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब कि AB बराबर ED, AB बराबर DE, AC बराबर DF, BC बराबर EF। मतलब ये तीनों में क्या दे दिया। ठीक है सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जो दिया है हमने उसको भी लिख लिया। ठीक है, अब आगे बताइए। और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि ABC सर्वांगसम है DEF के, मतलब ABC सर्वांगसम है DEF के। ठीक है सर, अभी भी सही है, मतलब अभी तक तो बढ़िया है। अब आगे चलिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम करना है, अभी ये सब भूल जाओ। मतलब अभी एक सपोज करो कि बस एक त्रिभुज है, ये सब अंदर कुछ नहीं, बस एक कंकाल है। ठीक है, अभी आप सपोज करो कि आपको इसके सर्वांगसम करना है। ठीक है, अब देखो इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर दी हैं। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा है उसी आधार पर अब तक जो हमें पता है उसी आधार पे हम क्या करेंगे, इसको उसी आधार पे हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमें पता क्या है, हमें पता ये है कि साइड एंगल, देखो इसमें 2 साइड दिया, मतलब इसमें साइड का भरमार है, मतलब साइड अधिक बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें देखो यह साइड इसके बराबर है, यह साइड इसके बराबर है, और किसी तरह से हम ए वाला कोड को डी के बराबर कर दे, मतलब कोड 1 बराबर कोड 1 प्लस कोड 3, मतलब कोड 1 बराबर कोड डी हम किसी तरीके से अगर सिद्ध कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यही हमको करना, मतलब हमको सवाल हल करने से पहले, तो प्रमेय हल करने से पहले हमको पता चल गया कि हमको करना क्या है। अब वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमको करना है। ठीक है, मतलब यह इसको बराबर कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे, यस लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा, साइड एंगल साइड से। ठीक है सर, अब आगे बताइए। इसमें देखो हमने रचना किया, आपको स्टेप याद करना है। अच्छा ये सर ये चीज हर एक सवाल में याद करना होगा, नहीं, यह प्रमेय है इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम ऐसे इस प्रमेय को ऐसे हल किए थे, बाकी सवाल को तो आप ऐसे लगा दोगे केवल इस प्रमेय से लिखकर। ठीक है, अब देखो, ठीक है सर, अब आगे बताइए। तो रचना आप कैसे किए, तो रचना हम इस प्रकार किए कि EG व FG को इस प्रकार बनाया, मतलब EG व FG को इस प्रकार बनाया। किस प्रकार बनाया भाई, इस प्रकार बनाया कि कोण EFG, मतलब यह वाला कोण किसके बराबर, ACB इसके। मतलब यह हुआ कि हमने इस प्रकार से रचना कर दिया, हमने इस प्रकार से रचना किया कि अच्छा ये भुजा BC बराबर ये तो ही है। ठीक है, मतलब हम इस प्रकार से बनाए कि यह वाला कोणवा इसके बराबर हो गया और यह वाला कोणवा इस कोण के बराबर का। ठीक है, तब यह वाला कोण इसको बराबर, यह वाला कोण इसके बराबर। ठीक है सर, अभी तक तो समझ में आया, मतलब कि अब रचना से आपने यह कोण इसके बराबर कर दिया, यह कोण इसके बराबर कर दिया। ठीक है, अच्छा सर आपने ऐसा किया क्यों, ठीक है, देखो हमने इसलिए किया कि अगर ये दोनों अगर यह त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है, तो इससे पहला चीज ये मिलेगा, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, अभी तक तो सही है। और यह वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो सर इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि यह वाली भुजा इसके बराबर मिल जाएगा सर्वांगसम से, और यह इसके बराबर है। इसका मतलब ये हुआ यह वाला भुजा इसके बराबर हो गया। उसी प्रकार यह वाला भुजा जो है इसके बराबर दिया है, और यह किसके बराबर हो गया, इसके, मतलब कि यह इसके बराबर या इसके बराबर, मतलब और वाला यह इसके बराबर। ठीक है, मतलब अब जो ये वाला त्रिभुज बन रहा है इसमें यह बराबर यह है, यह बराबर है। अच्छा अब देखो इससे पहले हम वही प्रमेय पढ़े थे, इसलिए देखो पीछे ज्ञान होना इसलिए जरूरी है कि उसमें 100% गारंटी कि पीछे चीजें यूज होंगी। देखो जैसे इसमें देखो एक ही त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है, इसलिए इसके सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2, हाँ
कोड 1 बराबर कोड 2। अच्छा ठीक है सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसी प्रकार से कोड 3 बराबर कोड 4 भी होगा, चूंकि यह भी बराबर है। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, यह बराबर यह मिल गया, यह बराबर रह गया, तो इससे हमको क्या मिल गया? एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ दे? हाँ जोड़ दो। तो क्या मिलेगा? कोड 1 प्लस कोड 3 बराबर कोड 2 बराबर कोड 4। लेकिन कोड 1 प्लस कोड 3 बराबर कोड डी है, कोड 2 बराबर कोड 4 तो कोड जी के बराबर है। ठीक है सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोड डी बराबर कोड जी हो गया। हाँ, लेकिन कोड जी बराबर कोड ए दिया था। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि कोड ए बराबर कोड डी हो गया। हाँ, और हमें क्या करना था? हमको तो ये सिद्ध करना था। हाँ, मतलब कि कोड ए बराबर कोड डी हमने सिद्ध कर दिया, तो इससे हमको क्या मिल गया कि अब हम क्या कर सकते हैं कि अब देखो एस नियम लगा सकते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बस आराम से हमारा सिद्ध हो जाएगा। हमें ये प्रोसेस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसी प्रकार से, देखो ये हमने लिख दिया कि इसको हमने इस प्रकार बढ़ाया कि ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, फिर डीजी को मिला दिया। ठीक है, मिला दिया, फिर कोडों का नामांकन हमने अपने तरफ से कर दिया। ठीक है, अब आगे चलिए, अब हम वही करेंगे त्रिभुज एबीसी। अब एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी और ईएफजी में, एबीसी और ईएफजी में। ठीक है, मतलब इसमें और इसमें। ठीक है, क्या है? और एबीसी बराबर एफ ई जी, एबीसी बराबर एफ ई जी, मतलब यह वाला कोडवा इसके बराबर कैसे है? रचना से। ठीक है, फिर बीसी बराबर ई एफ, ये हमको दिया है, तो एंगल साइड, ये हमको साइड मिल गया, ये हमको दिया था, इसलिए ये हमको दिया था, लिख दिया। फिर तीसरा चीज क्या है? रचना से। लेकिन सर अब एक बात बताओ, इसको आगे लिख दियो, इसको पीछे लिख दियो, उससे नहीं मतलब, बस आपका सीक्वेंस समान होना चाहिए कि दो एंगल के बीच में साइड आना चाहिए। ठीक है, इसको हालांकि यहीं लिख देते तो और आसानी थे, लेकिन फिर भी सही है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? ए सी बी, मतलब कोड यह बराबर ये हो गया कोड इसके। ठीक है, तीन चीज हो गया, मतलब एंगल साइड एंगल मिल गया, पता है वे वाला त्रिभुज इसके क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। ठीक है सर, अच्छा देखो हमने यहाँ से लिख दिया कि यह वाला त्रिभुज जो है, यह वाला त्रिभुज इसके हो गया सर्वांगसम। ठीक है, ठीक है सर, अभी तक तो समझ में आया। ठीक है, तो आगे देखो। अच्छा, जब ये सर्वांगसम हो गया तो इसमें हमको मिलेगा क्या? हमको कैसे पता चलेगा कौन सा भाग किसके बराबर? ये हमने आपको पहले बता रखा है। तो सबसे पहले देखो, हमने बीसी बराबर ई एफ लिखा था, तो बीसी इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में बीसी के सामने कौन सा भुज है? एबीसी में बीसी के सामने देखो यह कोड ए है। ठीक है, बीसी के सामने कोड ए है, मतलब कोड ए किसके बराबर हो जाएगा? ईएफ के बराबर ना। ईएफ के सामने कौन सा कोड है? कोड जी, मतलब कोड जी, मतलब कोड ए बराबर कोड जी, इसलिए हमने लिख लिया कोड ए बराबर कोड जी। ठीक है, उसके बाद फिर देखो सीपीसीटी, मतलब कॉरेस्पोंडेंस पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। ठीक है, मतलब सीपीसीटी आप याद रखो, सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग, हिंदी आप याद रखो, मतलब आप लिखोगे सीपीसीटी से। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग, या तो आप हिंदी में पूरा लिखो सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग, वो भी सही है। आप या तो आप लिख दो सीपीसीटी, मतलब कोड ए बराबर कोड जी। ठीक है सर, यह भी समझ में आएगा। अच्छा, और देखो इस वाले त्रिभुज में हमने यह कोड इस वाले त्रिभुज के इस कोड के बराबर किया था। इसका मतलब ये हुआ कि अब यह कोड देखो, इस कोड के सामने भुजा कौन सी है? ए बी, और इस कोड के सामने कौन सी भुजा है? ई जी, मतलब कि कौन सी? ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ई जी की। हाँ सर समझ में आया, मतलब ए बी बराबर ई जी हो जाएगा। इसी प्रकार देखो, यह कोडवा हमने इस कोड के बराबर किया था, तो इस त्रिभुज में इस कोड के सामने एक भुजा ए सी है, और इस त्रिभुज में इस कोड के सामने एक भुजा जी एफ है। इस हिसाब से ए सी बराबर क्या हो जाएगा? जी एफ। ठीक है सर, हमें एक ही समस्या था, मतलब मैं जो था कि सर मैं तो सिद्ध तो कर लेता था, लेकिन हमें यही प्रॉब्लम होता था कि कौन सी कोड किसके बराबर या कौन सी भुजा किसके बराबर होता है। तो इसी में हमको डाउट रहता था। या तो मैं क्या करता था कि सर बस मैं सर्वांगसम करके बस अपने से लिख देता था, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे हो रहा है। लेकिन अब हमको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए तो बता रहे, समझ में आएगा, अच्छी बात है। अच्छा, और सर आगे बताइए। ठीक है, फिर ए सी बराबर जी, ए बी बराबर जी, मतलब ये हमने लिख दिया। ठीक है, हमको जो मिला हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर देखो, अब देखो सेम वही चीज हमने लिखा है, ए बी बराबर डी ई दिया है। देखो ए बी बराबर डी ई हमको क्या है? दिया है, और जी ई बराबर ए बी हमने क्या अभी सिद्ध किया है। इस हिसाब से दोनों समीकरण से ए बी बराबर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से हम दोनों समीकरण से देखो, यह इसके बराबर दिया है और यह इसके बराबर हमने सिद्ध किया, इस हिसाब से यह इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक, उसमें हम वही लिखे हैं। ठीक है, देखो सेम वही चीज हमने लिखा है, वही चीज। ए बी बराबर डी ई दिया है, ए बी बराबर ई जी समीकरण 1 से, सीपीसीटी वाला जो हमने बनाया था, इसलिए से ई डी बराबर जी। ठीक है, अब देखो क्या है, त्रिभुज ईडीजी में कोड 1 बराबर कोड 2 के बराबर भुजाओं के समूह कोड क्या होता है? बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इस वाले त्रिभुजवा में हमने यह भुजवा इस भुजा के बराबर दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सामने का कोड, मतलब कोड 1 बराबर कोड 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बताया तो समझ में आता है, ये प्रमेय भी हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, मतलब इस हिसाब से हमने लिख दिया। ठीक, अब आओ इस वाले त्रिभुज में सेम वही प्रोसेस इसमें भी रहने वाला है। क्या रहने वाला है कि पुनः ए सी बराबर डी एफ दिया है, फिर ए सी बराबर जी एफ हमको समीकरण फर्स्ट से जो हमने बनाया था सीपीसीटी वाला, इस हिसाब से, मतलब कि देखो इसमें यह बराबर देखो यह बराबर यह दिया है और हमने यह बराबर यह सिद्ध कर लिया। इस हिसाब से देखो यह इसके बराबर या इसके बराबर, मतलब यह इसके बराबर। ठीक, वही हमने लिखा है हिंदी में, बस हमने लिख दिया कोड 1 बराबर कोड 2, मतलब यह हमको यह मिल गया। फिर उसी प्रकार डी या बराबर जी मिल गया, इसलिए प्रमेय 7.3 से क्या हो जाएगा? कोड इसके सामने का जो कोड होगा,
इसके हमने कोड़वा नहीं लिखा तो कोड ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं। देखो इस हिसाब से हो जाएगा कोड 3 बराबर कोड 4 हो जाएगा। क्यों? इस वाले त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर समूह, इसलिए समूह कोड क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब कोड 3 बराबर कोड 4। ठीक है, अब देखो इसलिए अब देखो कोड 3 बराबर कोड 4, ठीक ये हमको है। अब हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, क्या मिलेगा? देखो अब देखो यहाँ पे कोड 1 बराबर कोड 2 दिया है, कोड 1 बराबर कोड 2 दिया है, फिर यहाँ से कोड 3 बराबर कोड 4। ठीक है, अब समीकरण 2 को 3 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा? देखो दाएं पक्ष दाएं में जोड़ो, कोड 1 प्लस कोड 3 क्या? कोड 1 प्लस कोड 3 बराबर होगा, बराबर बीच में लिख दिया, कोड 2 प्लस कोड 4 के, कोड 2 प्लस कोड 4 के। ठीक है सर, अभी तक तो समझ में आया। अच्छा, अब इन दोनों चीजों को हम कोड ईडीजी को हम किसके बराबर? ईजीएफ के बराबर मान लेंगे। मतलब कि कोड डी बराबर कोड जी के, कोड डी बराबर हो गया कोड जी के, और कोड जी बराबर कोड हमने सीधी किया था सीपीसीटी। देखो यहाँ से हमने यहाँ पे लिखा भी है, कोड ए बराबर कोड जी, सीपीसीटी हमने सीधी किया था। ठीक है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा? कोड इस हिसाब से कोड ए बराबर कोड ए हो जाएगा, कोड ए बराबर कोड डी हो जाएगा। ठीक है सर, इस हिसाब से अब देखो ये भी हो गया ना। अब हम बस वही करेंगे त्रिभुज एबीसी व डीईएफ में, त्रिभुज एबीसी व डीईएफ में हम वही कर देंगे कि ए बी बराबर डीई दिया है, फिर कोड बी ए सी बराबर इस था, समीकरण 4 से हमने इसको सीधी कहा था, समीकरण 4 बना लिया। ठीक है, समीकरण 4 से, और ए सी बराबर डीएफ हमको क्या है? दिया है। इस हिसाब से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। किससे? साइड एंगल साइड नियम से। ठीक, और हमने इस प्रकार इसको सिद्ध कर दिया कि यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर हैं तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो तीन सर्वांगसमता के नियम था वो हमने तीनों पढ़ रखा है। ठीक है, बाकी डाउट तो कोई होगा नहीं, फिर भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। बाकी तुम कमेंट में हर एक चीज के बारे में, हर एक डिफिनेशन के बारे में, इस प्रमेय को प्रमेय साधन 4 डाल के पूरा कमेंट, मतलब कि कमेंटों में पूरा लिख दो, ताकि इससे क्या होगा कि तुम्हें ये पूरा जो प्रमेय देखो समझना और उसका देखो सोच में और जबान से निकलने में अंतर होता है। तो आपको इस लेवल का पढ़ना है कि वो आपके जबान से निकले और हाथ से चले, क्योंकि आपको जबान से बोलना है और हाथ से लिखना है पेपर में। ठीक है, तो जबान ठीक है, तो इसी हिसाब से पढ़ते रहो। तो प्रमेय 704 हमने अच्छे से कर लिया। ठीक है, अब तक हमने जितना भी चीज है वो हमने सारा चीज डिटेल में रख दिया और एक एक डाउट हमने क्लियर करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई डाउट, वैसे तो होगा नहीं, फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर उसका वीडियो अगले वीडियो में आपका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। अब आते हैं प्रश्नावली अपने 7.3 पे। ठीक है, अब देखो प्रश्नावली 7.3। अब देखो, अब आपने प्रमेय सिद्ध कर लिया ना। अब देखो ये सब आप एकदम आराम से कर लोगे, इसमें आपको कोई डाउट डर नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहले जैसा इमेज दिया था हमने बना लिया। ठीक है, इसमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी व ओबीसी, एबीसी व ओबीसी, ठीक है, एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज दिया, इसका मतलब है कि यह वाला इसके बराबर, यह मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगे। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज के और छोटे वाले त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है सर, समझ में आएगा। अच्छा, इससे हमें एक हिंट ये मिल गया कि यदि इस वाले त्रिभुज में बड़ी भुजाएं बराबर है, मतलब कि कोण यह इसके बराबर होगा और ये छोटा वाला कोण इस छोटे वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है सर, क्योंकि हमने पीछे वाले प्रमेय से पढ़ रखा है। ठीक है, और देखो अगर आपने नहीं पढ़ा तो मतलब आप पीछे जाके देख लो। ठीक है, और हमको सीधे क्या करना है? त्रिभुज एबीओ सर्वांगसम एसीओ, तब एबीओ सर्वांगसम एसीओ। ठीक है, ये हमको पहला सिद्ध करना है। तो ये कैसे होगा? देख लो, अभी देख लो। अब देखो, ये अगर इस वाला इस त्रिभुज की बात करें तो यह भुजा इसके बराबर दिया है, यह बराबर यह दिया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, और यह बराबर यह उभयनिष्ठ, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये इतना सिंपल। ठीक है सर, तो दूसरा बताइए, एबीपी सर्वांगसम है एसीपी के। ठीक है, एबीपी और एसीपी सर्वांगसम करना है। ठीक है, तो सर इससे क्या हो, इसको कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है यार। देखो ये दोनों त्रिभुज बन रहा है, अब छोटा वाला भूल जाओ, इसमें यह भुजा इसके बराबर दिया था। ठीक है सर, दिया था। अच्छा, और कैसे? और उसको हम कई विधि से करते हैं, आगे आपको बताते हैं, हमने हल किया। ठीक है, फिलहाल हम आपको देखें। फिर तीसरा क्या है? एपी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, एपी कोण ए को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। फिर चौथा सिद्ध करना है कि एपी बीसी का क्या है? लंब है। एपी जो है बीसी का लंब है। इसका मतलब यह हो ना कि हमको यह कोणवा 90 अंश दिखाना है। ठीक है, अच्छा अब देखो एक पॉइंट इसे नोट करो। नोट यह करना है कि अगर आप कहीं भी एक ऐसा सिचुएशन दे जाए, सिचुएशन क्या दिया जाए? देखो आपके पास एक ऐसा सिचुएशन दे दिया गया, ऐसा कुछ दे दिया गया। ठीक है, यह कोण 1 और कोण 2, ठीक, ऐसा कहीं कंडीशन दे दिया, और आपको यह सिद्ध करना है कि कोण सिद्ध करो कि कोण 1 जब 1 90 होगा, दूसरा भी 90 होगा, तो सिद्ध अगर आपको सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर कोण 2 90 अंश है। ठीक है, या कोण 1 90 अंश है, कोण 2 90 अंश है, या दोनों कोण 90 अंश है। ठीक है, तो आपको अगर ये सिद्ध करना है तो आपको क्या करेंगे? सबसे पहला कंडीशन सिद्ध करने के लिए स्टेप 1 है कि आप कोण 1 बराबर कोण 2 दिखाओ। क्या दिखाओ सर? फिर एक बार और बताइए कि कोण 1 बराबर कोण 1 दिखाओ, या पहला स्टेप। ठीक है सर, हम यही करेंगे, मतलब जहीं भी हमें जरूरत है हम कोण 1 बराबर कोण 2 दिखाएं। अच्छा, जब ये दोनों कोण बराबर हो गए
तो फिर इसमें रेखीय युग्म लगा दो, ठीक है सर। तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश, फिर कोण 1 बराबर कोण 2 है, मतलब कि कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश, फिर कोण 1 बराबर 90 अंश, फिर कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 2 बराबर 2। कम समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन आप इसमें रिवाइंड करके फिर से देखो मैंने क्या बताया, ठीक है। सबसे पहले बराबर करेंगे, फिर इसमें रेखीय युग्म लगाएंगे। नोट ये है, पहला स्टेप इन दोनों को बराबर करो, फिर उसमें रेखीय युग्म लगा दो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 अंश सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। पहला जैसा कि हम पहला करना था, हम पहला कर लेंगे। क्या कर लेंगे कि हम क्या करेंगे, एबीओ और इसको हम क्या करेंगे, सर्वांग कर लेंगे, ठीक है सर, सर्वांग कर लेंगे। तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, देखो अब एबीडी व एसी, एबीओ पहला ना यार, क्या लिखे हैं भाई, एबीओ होगा ना, एबीओ एसीओ में, ठीक है। तो क्या ए बी बराबर एसी दिया है, ओ बी बराबर ओसी भी दिया है, और एओ बराबर एओ क्या है, एओ बराबर एओ क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों के त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो गया, किसी भी दिशा एस 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 से साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो। अच्छा, जब ये सर्वांग हो गए तो इसके 3 चीजें हमको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन हमारे काम की एक चीज है, इसलिए हम एक चीज लिख लेते हैं। हाँ कह आप तीनों लिख लो जैसी जरूरत है। देखो इस वाले त्रिभुज में यह वाले त्रिभुज इस वाले त्रिभुज सर्वांग है, और इसको सर्वांग सिद्ध करने के लिए हमने यह बराबर यह दिखाया था, मतलब एओ बराबर ओसी दिखाया, मतलब बीओ बराबर ओसी दिखाया था, ठीक है। इस हिसाब से इस वाले त्रिभुज में इसके सम्मुख कोण यह, मतलब बी ए ओ किसके बराबर होगा, यह इसके बराबर था, तो इस वाले त्रिभुज के सी ए ओ, मतलब यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। मतलब यह इससे यह सिद्ध हो गया कि एपी कोणों को संधिवादित करता है, यहीं पे सिद्ध हो गया, ठीक है। देखो हमने लिखा है बी ए पी बराबर सी ए पी, ये हमने लिखा है सी ए पी बी ए पी क्या है, आपस में बराबर है, इसका आगे यूज है इसलिए हमने लिख लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। लेकिन सर आपको ऐसे कैसे पता है कि सर अभी आपने लिख लिया, तो देखो ये मैंने बाद में लिखा है, मतलब ये हमने इसको फिलहाल सर्वांग सिद्ध कर दिया, लेकिन अब फिर हम आगे हम सवाल में बढ़े, लेकिन फिर जब हमें दूसरा सिद्ध करना था तो उसमें हमें इसकी आवश्यकता पड़ी, इसलिए मैंने इसको ले ली। तो आगे देखेंगे क्या आवश्यकता पड़ी। हमको सिद्ध करना है एबीपी बराबर एसीपी, ठीक है। एबीपी बराबर एसीपी हमको यह क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर, इसके लिए देखो हमको दिया क्या है, यह भुजा इसके बराबर दिया है सर, एक चीज तो दे दिया। दूसरा एपी बराबर एपी उभयनिष्ठ भी हमको मिल रहा है सर, दूसरा मिल गया। और तीसरा चीज अगर कोण मिल जाए तो साइड एंगल साइड से काम हो सकता है। मतलब यह कि आप यह कहना चाह रहे हो कि मतलब आपको कोण मिल जाए, लेकिन अभी हमने पीछे सिद्ध किया था कि यह वाला कोणवा इसके बराबर था, यह वाला कोणवा इस वाले कोणवा के बराबर होगा, मतलब हमारे ये भी सिद्ध हो गया। हाँ बिल्कुल सिद्ध हो गया। तो लिख दो बस वही, यह बराबर यह दिया है, कोणया बराबर कोणया किससे, समीकरण नंबर 1 से, फिर एपी बराबर एपी क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है। देखो वही चीज लिखा गया कि एपीबी और एपीसी में यह बराबर है, एबी बराबर एसी दिया है, और बी एपी बराबर सी एपी समीकरण में से एपी बराबर एपी क्या है, उभयनिष्ठ, इसलिए एपीबी सर्वांग त्रिभुज हो गया एपीसी के, किससे, साइड एंगल साइड से, इसलिए बीपी बराबर बीसी हो गया। देखिए एक चीज हमको यह सिद्ध करना था आगे चल के, लंब समद्विभाजक है, तो लंब हमें सिद्ध करने के लिए हमने आपको बता दिया था कि आप एक काम करोगे, लंब सिद्ध करने के लिए सबसे पहले कोणीय बराबर कोणीय दिखाओगे। मतलब यह कि अब अगर इसको लंब सिद्ध करना है तो आप क्या करोगे, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिखाओगे, मतलब एपीसी बराबर ए पी बी दिखाओगे, तब उसके बाद फिर रेखीय युग्म लगा दोगे तो फिर मामला आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज लंब समद्विभाजक मतलब कि लंब भी होगा और समद्विभाजक होगा, मतलब कि बीपी बराबर बीसी दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर यह त्रिभुज इसके सर्वांग हो गया तो हमने सर्वांग सिद्ध करने के लिए यह कोण इस कोण के बराबर दिखाया था, ठीक है। यह कोण इस कोण के बराबर दिखाया था, इस हिसाब से इस त्रिभुज में इस कोण के सामने एक भुजा बीपी और इस त्रिभुज में इस कोण के सामने एक भुजा पीसी क्या होगा, बराबर होगा, चूंकि दोनों कोण बराबर, मतलब बीपी बराबर पीसी कैसे सर, सीपीसीटी से, ठीक है। तो ये देखो हमने लिखा है कि बीपी बराबर पीसी, बीपी बराबर पीसी हो ना, हाँ बीपी बराबर पीसी हो गया यार, हमने बीसी लिख दिया, ठीक है। बीपी बराबर पीसी सीपीसीटी और एपीबी बराबर एपीसी समीकरण नंबर 6, ठीक है। देखो हमने वही ये दोनों कोणवा था, ये वाला कोणवा इस कोण के बराबर सिद्ध कर दिया, ठीक है। अच्छा जब बराबर सिद्ध कर लिया तो हमने आपको बताया था फिर रेखीय युग्म लगाते, देखो हमने लगा दिया, यह बराबर यह है सीपीसीटी से, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, रेखीय युग्म लगा दिया, रेखीय युग्म लगा दिया तो इन दोनों का योगफल 180 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यह कोण प्लस यह कोण, देखो ये दोनों बराबर है तो हम दोनों की जगह एक ही लिख सकते हैं, तो कोण एपीबी बराबर कोण एपी, इसके जगह ये लिख दिया 180 अंश, फिर दो कोण एपीबी बराबर 180 अंश, एपीबी बराबर 90 अंश, ठीक है। इस हिसाब से पता चल गया कि यह रेखा क्या है, लंब भी है और क्या है, समद्विभाजक भी है, ठीक है। लंब भी है, समद्विभाजक भी है, लंब भी है, समद्विभाजक है, कोणीय के बराबर, मतलब जो था हमने सीक्वेंस से सब कुछ सिद्ध कर दिया। अब कहने के तो बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन बड़ा कुछ नहीं, एक सीक्वेंस से चलता जाएगा, सब कुछ आता जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे हमसे क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि दिया है, देखो क्या दिया है, एडी लंब बीसी, ये हमको दे दिया है कि एडी जो लंब है बीसी पे है, ठीक है सर। फिर एबी बराबर एसी, एबी बराबर एसी, हमको एबी बराबर एसी हमको दो चीज दे दिया है, ठीक है। फिर तीसरा चीज हमको दिया सिद्ध करना है कि रेखाखंड एडी बीसी को समद्विभाजित करता है, एडी जो बीसी को समद्विभाजित करता है, मतलब हमको सिद्ध करना है कि यह वाला
भुजा मतलब BD बराबर DC करना है और AD कोण ओवरऑल हमें यह बराबर यह दिखाना है, कोण बराबर कोण दिखाना है। ठीक है सर, अब ये होगा कैसे? अब देखो कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, आगे चल के एक प्रमेय है राइट एंगल ट्रायंगल से हम प्रमेय सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो RHS नियम से सिद्ध करने का एक सिंपल सा फंडा प्रमेय क्या है वो हम आगे अभी सिद्ध कर देंगे, लेकिन उसका कथन यह है वो हम यहीं पे यूज कर लेंगे। तो उसका कथन यह है कि यदि एक किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण यदि किसी एक त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा दूसरी समकोण त्रिभुज के कर्ण और किसी एक भुजा के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। किस नियम से? RHS नियम से। क्या कहा सर? थोड़ा सा एक बार और इसे बताइए। मतलब कि अगर मतलब दो समकोण त्रिभुज होने चाहिए RHS लगाने के लिए। ठीक है सर, मतलब पहला चीज 2 कंडीशन है, 2 सर्वांगसम त्रिभुज होने चाहिए, उसमें कर्ण बराबर होना चाहिए और उसके बाद फिर कोई एक भुजा भी और बराबर होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? वो त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, इस वाले त्रिभुज में देखो, इस हिसाब से इस वाले त्रिभुज में देखो क्या है? कर्ण यह हुआ, कर्ण के बराबर है और एक भुजा देखो AD बराबर AD क्या है? उभयनिष्ठ। मतलब कर्ण और एक भुजा हमने बराबर दिखा दे, इस हिसाब से यह वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज की क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो दिखा दो। तो सेम वही चीज देखो, ABD व ACD में AB बराबर AC दिया है, कर्ण बराबर दिखा दिया, फिर कोण ADB बराबर ADC 90 अंश। कैसे? हालांकि यह मैंने इसलिए दिखाया है कि क्या है, यह पता चले कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, फिर AD बराबर AD क्या है? उभयनिष्ठ। मतलब कर्ण और एक भुजा हमने दिखा दिया। ठीक, इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ABD सर्वांगसम ACD होगा। कैसे? RHS नियम से। RHS नियम कहता है क्या है कि समकोण त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज। देखो इसका कथन यही है, आपको एकदम याद होना चाहिए। ये देखो मैं इतना लगा कैसे पा रहा हूँ, मैं सोच कैसे पा रहा हूँ कि यहाँ पर RHS लग जाएगा, यहाँ पर SSS लग जाएगा, यहाँ पर AAS लग जाएगा, यहाँ पर ASA कैसे लग जाएगा। मतलब इतना हमें कैसे पता चल रहा है सर? फिर आप कहीं भी अगर 2 भुजा बराबर मिल जा रहा है तो आप उसके सामने का कोण भी बराबर कर दे रहे हो। मतलब ये सब आपको पता कैसे चल रहा है? ये चीज थोड़ा सा दिमाग में आता होगा। तो हमको पता इसलिए चाह रहा है कि हमको लाइन बाय लाइन एक एक चीज याद है। तो सर आपको याद कैसे हुआ? याद इसलिए हुआ कि मैं जब भी सवाल लगाया तो एक ही मतलब मैं उसको इतनी बार यूज कर लिया हूँ कि मुझे याद हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो, ये हमने इसको समकोण त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा के बराबर हो जाए तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसलिए मैंने उसको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। किस नियम से? RHS नियम से। और कोण BAD बराबर CAD CPCT से, BD बराबर DC हमने ये भी दिखा दिया। ठीक है, कोण BAD बराबर CAD। देखो अब देखो, जब यह सर्वांगसम इसके हो गया, जब यह सर्वांगसम हो गया इसके, तो क्या हो जाएगा? तो देखो इस कर्ण के जब यह सर्वांगसम यह हो जाएगा तो यह वाला भुजा यह वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और यह वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो याद यदि आपको लगे कि नहीं सर अभी तो आप RHS क्यों बता रहे हैं, मतलब अभी तो हमने उसको सिद्ध नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा उसको हल करने में थोड़ा सा मतलब हल्का सा लग रहा है कि थोड़ा सा कठिन है या थोड़ा सा मतलब अलग लग रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते हो भाई। देखो मैंने आपको चीज बताया कि सिंपल सा है कि यदि 2 त्रिभुज है, ठीक, उसकी 2 भुजाएं बराबर है तो उसके सामने समकोण ये मतलब एक ही त्रिभुज में, देखो इस वाले त्रिभुज में ये तो यहाँ पे 2 बन गया ना, लेकिन ये तो है ओवरऑल बड़का त्रिभुज एक ही, इसमें अगर 2 भुजाएं बराबर इसके समकोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है सर, मतलब इस हिसाब से ये वाला कोण हुआ इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज परपेंडिकुलर मतलब यह भी 90 होगा यह भी 90 होगा। इस हिसाब से एंगल साइड मतलब एंगल साइड से भी सिद्ध हो जाता है। हाँ मतलब यह इसके बराबर यह सिद्ध हो गया। इस हिसाब से भी क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम हो जाएगा। तो आप जैसे मन तैसे सिद्ध करो, मैंने आपको बता दिया कि सबसे मतलब आप देखो आपको वही 5 है, उन 5 में से कोई एक लग जाएगा। तो मतलब हमने RHS से कर दिया, आप एंगल साइड से कर दो, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा क्या है। तीसरा आपसे कह रहा है कि 2 त्रिभुज दे दिया। ठीक है सर, इसमें AB बराबर PQ दे दिया, AB बराबर PQ दिया है। ठीक है, और माध्यिका अब देखो माध्यिका आपको अगर पता नहीं होता तो फंस जाते। तो अब हमको पता है कि किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। इसका मतलब यह है कि अगर यह माध्यिका है तो BM बराबर MC होगा। ठीक है, BM बराबर MC होगा, और यदि इस त्रिभुज की माध्यिका PN है तो QN बराबर NR होगा। ठीक है, पहला चीज हमको मिल गया। देखो हमने लिखा है माध्यिका PN AM बराबर, लेकिन इसमें दिया गया है AM बराबर PN ही दे दिया है। ठीक है, BC बराबर QR मतलब हमको तीनों चीज दे दिया है। ठीक है, मतलब AB बराबर PQ दे दिया, AB बराबर PQ दे दिया, BC बराबर QR दे दिया, AM बराबर PN दे दिया, और हमको सीधे क्या करना है ABM सर्वांगसम PQM, ABM सर्वांगसम PQN मतलब यह छोटका वाला त्रिभुज होगा इस वाले इसके सर्वांगसम है। ठीक है, इसके लिए देखो हमको क्या मिलेगा। और दूसरा ABC सर्वांगसम PQR, ABC PQR सर्वांगसम करना है। ठीक है, तो उपपत्ति में क्या हो जाएगा
BC बराबर QR दिया है, BC बराबर QR दिया है, इसलिए BC का आधा, अब इधर आधा करेंगे तो इधर भी आधा कर देंगे, तो दोनों भी तब भी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन BC का आधा क्या है BM, QR का आधा क्या है QN, QR का आधा QN, ठीक है। इसलिए BM बराबर QN, ठीक है। हमने क्यों किया, इसलिए किया कि देखो इसमें यह बराबर दिया था, बस एक भुजा कमी थी, लेकिन पूरा बराबर दिया था, इसलिए हमने इसको आधा छोटा वाला बराबर दिखा दिया, ठीक है। मतलब इस हिसाब से तीनों क्या हो जाएंगे, S से क्या हो जाएंगे, सुरंग समझ जाएगा। तो बस दिखा दो भाई, यह बराबर है दिया है, यह बराबर है दिया है, यह बराबर है समीकरण 1 से, ठीक है। तीनों लिख दो, इसलिए त्रिभुज यह सुरंग समय होगा इसके कैसे, SSS नियम से, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया, देखो क्या लिख दिया कि त्रिभुज ABM और PQN में क्या दिया है, AB बराबर PQ दिया है, AM बराबर PN दिया है, BM बराबर QN समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। इसलिए ABM सुरंग समय होगा त्रिभुज PQN के कैसे, साइड से, ठीक है। इसलिए देखो हमको क्या मिल जाएगा, इसलिए कोण ABC, इसलिए अच्छा देखो ABC बराबर PQR हो जाएगा, क्यों, देखो कोणिया बराबर हो जाएगा इसके, क्यों सर, यह सर्वांग समय इसके, और इस वाले त्रिभुज में इसके सामने भुजा कौन सी है, इसके इस भुजा के सामने कोण कौन सी है, यह है, इसके सामने कोण कौन सा है, यह है। इस हिसाब से यह वाला, जब ये दोनों भुजाएं बराबर थे, ये दोनों कोण भी बराबर हो गए, तो वही हमने लिख लिया, ठीक है सर। अच्छा सर, ये आपने क्यों किया, हमने इसलिए किया कि अब देखो, और हमको अभी और सिद्ध करना था, ABC बराबर PQR हमको सिद्ध करना था, हमको ABC बराबर PQR भी तो सिद्ध करना था। तो इसके लिए क्या मिल जाएगा, साइड के बराबर है, ये एंगल ये इसके बराबर है, इसलिए BC बराबर QR इसके बराबर, मतलब साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सुरंग हो जाएंगे। सर मेरा काम हो गया, तो बस कर दो, सिंपल है। मतलब ABC और PQR में AB बराबर PQ क्या है, दिया है, ABC बराबर PQR समीकरण नंबर 1 से BC बराबर QR भी हमको क्या दिया है, इसलिए त्रिभुज यह हो गया ABC सुरंग हो गया PQR के कैसे, साइड एंगल साइड से, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब चौथा देखते हैं, चौथा सर क्या है, चौथा यह है कि त्रिभुज ABC में दो शीर्षलंब BE व CF बराबर है। मतलब यह हुआ कि ABC में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शीर्षलंब क्या होता है। तो शीर्षलंब के लिए इसलिए हमने आपको पहले ही परिभाषा सबको बता दिया कि किसी त्रिभुज में उसके शीर्ष से समूह भुजा पर डाला गया लंब उसका शीर्षलंब कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए, जुबान में होना चाहिए, ठीक। इसमें देखो दिया कि, और अभी आप जो जितना डेफिनेशन बता रहा है उसका पहले डेफिनेशन आप कमेंट में लिखो, ताकि आपको याद होता रहे। प्लस मतलब जितनी बार आप लिख दोगे ना, प्लस एक चीज देखो डिजिटली लिखने में होता है कि मतलब आपको यह याद होगा, हाँ इसका डेफिनेशन हमने उस समय लिखा था जब वो बता रहे थे सर, ठीक है। इसलिए दूसरा चीज क्या है, ABC में दो शीर्षलंब BE व CF है, ठीक है। तो ABC में दो शीर्षलंब CF और ये बराबर, मतलब ABC में यह दोनों शीर्षलंब में पहला चीज और दूसरा बराबर है, ठीक है। सिद्ध करना है AB बराबर AC, AB बराबर AC हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा AB बराबर AC कैसे सिद्ध हो सकता है, अच्छा जब ये दोनों बराबर मतलब हमको दो त्रिभुज लेकर सुरंग करना पड़ेगा। तो दो चीज देखिए बन रहा है, या तो हम ये वाला लें या तो हम BFC ले और EBC ले। लेकिन अगर हमने इसको सुरंग सिद्ध किया किसी भी तरीके से, तो इससे कुछ मिलेगा सर, मिलेगा तो नहीं। BFC EBC में मिलेगा तो नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, देखते हैं क्या मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखो, और दूसरा चीज मतलब देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हम कौन कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं। पहला चीज तो हम यह वाला और यह वाला ले सकते हैं। दूसरा चीज देखो हम यह वाला ले सकते हैं, यह वाला और यह वाला ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि AC बराबर AB बराबर AC हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो अगर हम यह वाला त्रिभुज लेते हैं, यह वाला और यह वाला, ठीक है, तो देखो इसमें हमको क्या मिलेगा, इसमें हमको दिया क्या है। अगर हम यह वाला त्रिभुज ले तो यह भुजा इस वाले भुजा के बराबर दिया, ठीक है। मतलब हमको साइड मिल गया, मतलब साइड मिल गया, एंगल मिल गया, ये देखो एक एंगल यहाँ पे मिल गया। मतलब ये वाला कोण तो दोनों में विनिष्ट होगा। देखो इस वाले त्रिभुज में भी यह कोण विनिष्ट है और इस वाले त्रिभुज में भी क्या है, ये दोनों कोण विनिष्ट। मतलब कि अगर हम ऊपर वाला ट्रायंगल ले तो एंगल और साइड, एंगल 90 अंश है और साइड, मतलब कि यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और यह वाला भुजवा जो है इसके बराबर है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सुरंग हो जाएंगे। अच्छा जब सुरंग हो जाएंगे तो ये भी बराबर AC सिद्ध हो जाएगा। ये तो पहला नियम था ये, लेकिन ये सुरंग होते तो किस नियम से होते सुरंग? ये आपके कैसे होते, ये आपके होते एंगल साइड से। मतलब पहला विधि तो यह था कि हम इसको एंगल साइड से सुरंग सिद्ध करके इसको बराबर लिख दें। लेकिन जब 90 अंश दिया है तो देखो RHS वाला देख लेते हैं। 90 उसमें क्या मांगता है, कर्ण और एक भुजा मांगता है, ठीक है। तो कर्ण कौन सा है, देखो अगर यह, अब देखो दूसरा चीज हम क्या है, त्रिभुज ये ले BFC और ECB में, ठीक है। तो अगर हम BFC और ECB में लेते हैं, मतलब हम किसी तरीके से कोण B
कोण सी के बराबर दिखा दे तो एक ही त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हैं तो उसके सामने के सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी उस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय 7.3 से। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा। मतलब कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितने तरीके से सोच सकते हो। देखो पहला विधि हमने आपको बता दिया, फिर दूसरा विधि हमने आपको सिद्ध इसमें बताया। मतलब देखो इसको सिद्ध करने इसमें क्या क्या दिया है, देखो इसमें कर्ण दे दिया है, इस त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा यह दिया है। मतलब कि कर्ण और एक भुजा, इस वाले त्रिभुज में भी कर्ण और एक भुजा दोनों बराबर हैं। मतलब इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सरांग सम हो जाए। किस नियम से, आरएचएस नियम से। सेम वही चीज आप एएस से भी कर सकते हो, आरएचएस से भी कर सकते हो। हमने आरएचएस से कर दिया, आप एएस से कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, हो यह आ जाएगा। देखो हमने वो लिखा है, और सी ए बराबर बी सी, बी ई दिया है। कैसे ये हो जाएगा, भुजा एक भुजा बराबर हमने दे दिया, सी ए बराबर बी सी, मतलब एक भुजा बराबर दे दिया। ठीक है, फिर दूसरा चीज क्या दिया है, ए बी बराबर, फिर क्या है, हाँ यह बराबर है 90 हमने दिखा दिया कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, फिर बीसी बराबर बीसी, ये क्या हो गया, नेशनल कर्ण। मतलब कर्ण और एक भुजा हमने दिखा दिया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सरांग सम होंगे। इसलिए सरांग सम आरएचएस से, इसलिए ये दोनों त्रिभुज है बी एफ सी, मतलब ये वाला एफ बी सी, कोण बी कोण सी के बराबर क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, जब एक ही त्रिभुज जब दो कोण बराबर है तो सामने कोण के सामने भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इस हिसाब से ए बी बराबर ए सी और है फूल। ठीक है, क्यों यहाँ पे लिखे हैं, चूंकि एक ही त्रिभुज में दो बराबर कोणों के समूह भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसी तरह मैंने लिखा था, इतनी बार लिख दिया था कि एक एक चीजें हमको एकदम माइंड में एकदम बैठ गई थी, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, फिर देखो पांचवा क्या है, पांचवा हमारा यह है कि देखो एक त्रिभुज है दिया है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सिंपल सी बात है, बस अगर एक ही त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया है तो हम क्या करेंगे, तो इसके सामने कोण बराबर होंगे ना। एक ही त्रिभुज है तो दो इसके सामने कोण बराबर होंगे। आप ये सोच लो, ऑटो में सोच लो, मतलब कोण बी और कोण सी हो गया। ठीक है, जिसमें एपी लंब बीसी है, एक चौर जो दिया है कि एपी लंब बीसी दे दिया। ठीक है, और हमको क्या करना है, कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, तो पहला चीज या तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो, लेकिन डायरेक्ट लिखने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम देखो सब वही चीज बनाएंगे, क्या करके दो त्रिभुज बना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो और देख क्या हो जाएगा, कैसे होगा, इसमें आरएचएस लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज बन रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज, यह एक समकोण त्रिभुज, यह कर्ण इसके बराबर और एक भुजा एपी बराबर, एपी दोनों में कॉमन है, मतलब बराबर है। मतलब कि कर्ण और एक भुजा बराबर देख लिया, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सरांग सम हो जाएगा। सिंपल वही चीज, एपी बराबर एसीपी, एबी बराबर एसी दिया है, एपी बराबर एपी उभयनिष्ठ, और एपीबी बराबर एपीसी बराबर 90 दिया है, और एपीबी सरांग सम होगा एसीपी के, एपीबी और एपीबी। अच्छा हाँ, त्रिभुज एपीबी सरांग सम होगा एसीपी के। आरएचएस नियम से कर्ण और एक भुजा हमको दिखाना था, वो ट्रिक के लिए लिखे हैं, लेकिन आप पूरा लिखोगे आरएचएस नियम से, फिर आरएचएस नियम का पूरा वो भी लिख दो कोष्टक में, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी एक त्रिभुज का कर्ण और उसकी एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कर्ण और दूसरे एक भुजा के बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होता है, सरांग सम होता है आरएचएस नियम से। ठीक, इसलिए कोण एपीबी बराबर एसीपी। देखो हमने अभी यहाँ बराबर दिखाया था, तो इस वाले त्रिभुज में इसके सामने कोणिया, इस वाले त्रिभुज में इसके सामने कोणिया, मतलब कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमने सिद्ध कर दिया और दिखा दिया एफसीपी सीटी से। ठीक है, तो देखो जी यही रहा। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 7.3। अभी तक तो कुछ कठिन थे, कुछ देखो कठिन है। ठीक है, बस आप एक सीक्वेंस से चलते रहो, पढ़ाई करते रहो, चलते रहो, पढ़ाई करते रहो, बस आपका एकदम सब कुछ एकदम अच्छे से होता जाएगा। बाकी आप लोड न लो। ठीक है, और बाकी देखो हमने अपना काम कर दिया है, और हमने आपके लिए रात के 12 बजे जग कर हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कंडीशन है, किन कारणों से हम कर रहे हैं, वो हम वो सब बताने को कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप उन सब छोड़ो, मैंने अपना काम कर दिया, पढ़ते रहो। और दूसरा चीज, अपने दोस्तों को शेयर करो। फिर वही कहानी एक मैं सुनाऊंगा कि आपको अपने दोस्तों के साथ बढ़ना है, आपको अपने दोस्तों के प्रति एक मतलब यार वो सद्भावना वाला फीलिंग रखना है, उनसे जेलसी वाला कोई मैटर नहीं है। ठीक है, उनके साथ बढ़ते चलना है, उनके साथ पढ़ना है, उनके साथ खेलना है, उनके साथ कूदना है, उनके साथ गाना, उनके साथ नाचना है, मतलब जो करना है उनके साथ, दोस्ती मतलब साथ। ठीक है, कदम मिलाकर पढ़ते रहिए। तो शेयर कीजिए, बताइए, जाके जितना शेयर होता है उतना शेयर कीजिए। और दूसरा चीज, अब इसी तरह से पढ़ते रहो। देखिए मेन मोटो पढ़ना, चूंकि देखो अब देखो मैं मोटिवेशन आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यार, देखो ये मोटिवेशन नहीं है। दूसरा चीज, मैं मतलब ये सच्चाई बता रहा हूँ कि देखो बेटा, आपको माँ बाप ने आपको समझ लो 15 साल आपको मतलब निस्वार्थ कितने पैसे आप पे खर्चे किए हैं। मतलब यार वो आपसे कुछ चाहते नहीं है, बस आप इससे वो इतना चाहते हैं कि आप अपना भविष्य बना लो, भविष्य में आप अपने पैर पर खड़े हो जाओ। ठीक है, बस आपसे वो इतनी उम्मीद रखते हैं, और आपकी वजह से थोड़ा सा उनका भी सीना चौड़ा हो सके कि हाँ भाई उनका बेटा ऐसा है या इस जगह हो गया, ताकि उन्हें थोड़ा सा गर्व फील हो। बस उनके और किसी चीज से मतलब नहीं है, आपके पैसे से मतलब नहीं है। आपके को जो भी कमाओगे पैसे आपके पास ही रहेंगे। ठीक है, मैं भी कमाता हूँ, वो हमारे पेरेंट्स हमसे नहीं मांगते। ठीक है ना, तो
जॉब लगने से पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन फिर अब है, लेकिन अब उनसे वो सबसे मतलब नहीं है। मैं आपको देखो ज्ञान इसलिए देता हूँ कि मैं देखता हूँ कि अब मैं जिस कंडीशन पे हूँ, अब मेरे पिता माता पिता जो फील करते हैं, मैं उनके चेहरे को देखता हूँ तो अब वो मतलब यार वो टेंशन ही नहीं रहती उनके चेहरे पे। मतलब चूंकि मैं अब अपने एक काबिल हो गया हूँ, एक लेवल पे आ गया हूँ, तो इसीलिए इसी तरह से हम आपको भी कहते हैं कि आप पढ़िए। क्योंकि पढ़ने से देखिए आपका ही भला नहीं होगा। जो कि देखो मैं पढ़ा था अपने समय पे, तो जब मेरा हो गया सब कुछ, तो मैं देखो फिर से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जो समस्याएं मुझे आई थी वो मैं तुम लोगों के साथ बता रहा हूँ, और जो चीजें जो उस समय पे जरूरी थी, जिस चीजों को अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता और हमारे माता पिता ने अगर मुझे ऐसा संस्कार नहीं दिया होता, तो हम आज इस कंडीशन पे नहीं होते और हमारी जॉब नहीं लगती। ठीक है ना। देखो बात जॉब की नहीं है, बात यह है कि उनकी खुशी की। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो वो खुश होंगे भाई। तो मतलब इसलिए थोड़ा सा बस समझदारी के साथ पढ़ो। आपको मोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही किसी चीज को लोड लेने की जरूरत है। और आप ये भी नहीं कहे कि नहीं प्रशांत सर बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। मतलब यार मैं जो कहना चाह रहा हूँ बस वो समझो। अपने गुरुजनों, मतलब यार सबने आपसे एक उम्मीद लगा के रखा है। सब चीज को पॉजिटिव लेते हुए आप अपनी पढ़ाई को बरकरार रखो, और यह मत सोचो कि नहीं अभी मैं 9th में हूँ, ये जो सिलेबस है इतना छोटा सा सिलेबस है 9th का, आप 9th में ही 9th और 10th दोनों को पढ़ सकते हो। इस हिसाब को मतलब इस मेंटेलिटी के साथ आप बढ़ो, इस मेंटेलिटी के साथ आप पढ़ो। यह मत सोचो कि मुझे केवल 9th का ही जानना है। नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर समझ में आ रहा है तो उसी हिसाब से पढ़ते रहो, पढ़ते चलो। बहुत छोटा सिलेबस है आपका यार, कुछ नहीं किताब, बस वो आपके माइंड में रहता है। जो सिलेबस है वो जो सरकार है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है या जो भी माध्यम है, यूपी बोर्ड जो गवर्नमेंट चला रही है, उसके हिसाब से नहीं 1 साल का है। मतलब जो उसने डिसाइड कर दिया आपने वही मान लिया, तब तो आप ये ऐसी कोई बात थोड़ी हुई। आप ये मेंटालिटी रखो कि भाई वो आपके लिए 1 साल का होगा, हमारे लिए वो केवल 1-1.5 महीने से ज्यादा का नहीं है। इस एटीट्यूड के साथ काम करो, ठीक है। तो पढ़ते रहो तब तक के लिए। और दूसरा चीज, मैंने अपना काम कर दिया भाई, कर दिया है। दूसरा चीज, आप भी अपना काम पढ़ो, जो भी डिफिनेशन है उसमें तुरंत आप कमेंट करके करो। क्योंकि देखो मैंने आपको कहानी बता दिया कि जितनी बार आप उसे लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा, प्लस आपको समझ में आएगा और इमेज आपके माइंड में बनता चलेगा, ठीक है। तो ज्यादा लोगों को यार शेयर करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब लाइक करो यार, हमारे वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।